हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर देख चुके हैं फ्लूइड में और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो देखो, हम पढ़ेंगे बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर, देखो बेटा, मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है, एक जैसे एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसमें सपोज ऐसे मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, मैंने एक ट्यूब ली है। ठीक है, ट्यूब में मरकरी को भर रखा है और उसको इसमें ऐसे इन्वर्टेड पोजीशन पे रख दिया। ये सेम ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसमें रख दिया, इसको इन्वर्टेड पोजीशन में। इसमें पहले मरकरी भरा हुआ था, तो मरकरी को जैसे इसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे तो कुछ मरकरी नीचे आ जाएगा कुछ वेट के कारण, और ये किसी एक हाइट पर जाकर के ऐसे रुक जाएगा। मैंने कहा सपोज मरकरी इसमें यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक भरा हुआ है। अब देखो, यहां पे बिल्कुल वैक्यूम है, यहां कोई गैस नहीं है। बिल्कुल वैक्यूम है, यहां कोई भी गैस नहीं है, मतलब यहां का प्रेशर जो है वो 0। ठीक है, यदि यहां गैस होगी तो रिजल्ट गलत आ जाएंगे। गैस नहीं होनी चाहिए। गैस होगी तो उसका कुछ प्रेशर होगा जिसके कारण हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है रिजल्ट में। तो देखो, यहां कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है, ये मर्क्यूरी है पूरा। ठीक है, जब इसको ऐसे इसमें रखेंगे तो ये कुछ हाइट पर जाकर के अपने इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब मैंने कहा कि 2 पॉइंट लेते हैं सेम लिक्विड में, मतलब यहां मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी में 2 पॉइंट लेते हैं। इसको पॉइंट 1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट 2 बोल देते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। यदि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो दोनों पर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा एट बोथ पॉइंट 1 एंड 2 प्रेशर विल बी सेम, P1 विल बी इक्वल टू P2। जो पॉइंट 1 लिया है बेटा मैंने, ये जस्ट इसकी सरफेस पे लिया है। तो तुम्हें बताओ कि 1 पॉइंट जो है जस्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो मैंने कहा P1 विल बी इक्वल टू P0। ठीक है, अब देखो, कल मैंने एक नोट लिखवाया था कि सेम लेवल पर, सेम लिक्विड में, स्टेशनरी लिक्विड में प्रेशर हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर सेम होता है। तो वही देखो, उसी को यूज कर रहे हैं। एक स्टेशनरी लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है सब चीजें। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और एक ही लिक्विड में है। तो 1 का और 2 का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। 1 का जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा क्योंकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में है। मैंने कहा सपोज ये जो इक्विलिब्रियम पे h हाइट पर इक्विलिब्रियम आया था इसका, किसी हाइट h पर। ठीक है, यदि ये h हाइट पर इक्विलिब्रियम में आया है, यहां का प्रेशर तो 0 है क्योंकि वैक्यूम है, कोई गैस ही नहीं है, तो प्रेशर किसका होगा। तो यहां से इस लिक्विड में h हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा रो ऑफ मर्क्यूरी, रो Hg लिख देता हूं, रो g इंटू h, ये h स्मॉलर का h लिखेगा, रो जी एच। तो ये पी नोट की जो वैल्यू है वो रो जी एच के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, रो तो मरकरी का हमें पता होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी पता है, और एच की वैल्यू हम यहां से मेजर कर लेंगे। एच की वैल्यू जब मेजर करेंगे तो ये लगभग आती है 76 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो देखो, मैं कहूंगा पी नोट की जो वैल्यू है वो रो मर्करी जी इंटू एच के इक्वल होगी, और एच की जो वैल्यू होती है ये 76 सेंटीमीटर आती है। तो इसमें रख देंगे पी नोट, यह आ जाएगा रो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जी की वैल्यू हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जानते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रख दो 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच 76 सेंटीमीटर। इनको यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे और सोल्व करेंगे। यदि इसकी वैल्यू हम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में निकालेंगे प्रेशर की, तो ये लगभग आ जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए, ये ट्यूब में यहां कोई भी गैस नहीं होनी चाहिए। यदि गैस होगी तो आंसर हमारा कुछ गलत आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कई बार बोल देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी की 76 सेंटीमीटर हाइट के कॉलम के इक्वल है। मतलब पी नोट को लिख सकता हूं, पी नोट विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ऐसे कई बार लिख देते हैं। पी नोट की जो वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि पी नोट जो है वो 76 सेंटीमीटर हाइट का जो मर्क्यूरी कॉलम है, इसका मतलब होता है रो ऑफ एच जी जी इंटू दिस 76 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है इसका पी नोट का। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी प्रेशर किसी हेड लेंथ के इक्वल कैसे हो सकता है, ये बताता है कि इस लेंथ का जो प्रेशर होगा उसके इक्वल है। तो इस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। लेकिन इसके लिए कंडीशंस ध्यान रखने चाहिए। कंडीशंस में आएगा एक तो जो प्रेशर है, जो सॉरी इसका टॉपमोस्ट है, इसमें कोई एयर नहीं रहनी चाहिए। नो एयर शुड प्रेजेंट इन दी ट्यूब। ठीक है, कोई एयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, व्हेन वी यूज मर्क्यूरी एज ए लिक्विड, जैसे इसमें यूज करें, नॉर्मली मर्क्यूरी यूज करते हैं, देन लेंथ ऑफ ट्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर। मतलब यदि ट्यूब की लेंथ ही मैंने 76 सेंटीमीटर से कम ले ली, तो उस केस में ये लिक्विड ऊपर तक टच कर जाएगा और इसके ऊपर वाली लेयर पे कुछ फोर्स लगाने लग जाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यदि मर्क्यूरी यूज करें तो एटलीस्ट 76 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब तो होनी चाहिए। यदि इससे कम डेंस लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमें और ज्यादा लेंथ इसकी रखनी पड़ेगी। जैसे पानी के केस में जो लेंथ की बात करें, पानी की डेंसिटी मर्क्यूरी की डेंसिटी का 1/13.6 टाइम्स है। क्योंकि पानी की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो मर्क्यूरी की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मतलब यदि हम पानी यूज करेंगे तो ये हाइट 76 इंटू 13.6 बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसीलिए यदि जब भी हम मर्क्यूरी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड यूज करेंगे तो ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मर्क्यूरी यूज की जाती है, ताकि काफी डेंस होने के कारण कम लेंथ की ट्यूब के यूज। यदि 76 सेंटीमीटर से कम होगी तो उस केस में जो एडिशनल वैल्यू जो है इस प्रेशर की, वो यहां पे फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ट्यूब की जो लेंथ है जो हमने यहां पे ली है, ये कंटेनर है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये आया, ये मैंने ले लिया L जो कि लेस देन 76 सेंटीमीटर है। तो उस केस में यहां से एक प्रेशर लगेगा P ऑन टॉप, यहां से एक प्रेशर लगेगा। तो फिर मैं कहूंगा ये प्रेशर प्लस ये L लेंथ का प्रेशर, रो ऑफ एच जी जी इंटू एल, ये दोनों मिलकर के पी नोट के इक्वल। क्योंकि जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, यहां तो पी नोट ही होना है, देखो, क्योंकि यहां पी नोट, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर इसका टॉप से इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा होगा। तो ये है मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा, स्क्रीन को पोज करो और इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा। इसके बाद देखो, एक डिवाइस होता है, किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज में लेते हैं।
इसको नोट्स बेटा रेगुलर बनाने हैं अपने को, यहां से आगे से नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन का नोट्स छूट जाए। एक होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। टू मेजर प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई गैस है किसी कंटेनर में ऐसे भरी हुई, इसका यहां से मैं टर्मिनल निकाल रखा प्रेशर मेजर करने के लिए, गैस है, यहां का प्रेशर है पी गैस की, ठीक है। इसको एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। पहले लिक्विड ऐसे बॉटम पे ऐसे इक्वल लेयर बनाकर होगा। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे इससे, ये वाल्व है, जैसे इस वाल्व को ओपन करेंगे, ये वाल्व है, इस वाल्व को जैसे ही ओपन करेंगे ये प्रेशर सीधा यहां पे ट्रांसमिट होगा, और जो इसमें लिक्विड भरा हुआ होगा उसको प्रेशराइज करके एक तरफ से ऊपर कर देगा और दूसरी तरफ से नीचे कर देगा। मतलब यहां से नीचे की तरफ प्रेशर करेगा और यहां से ऊपर की तरफ। तो उस केस में ये लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ समझो ऐसे ऊपर आ गया। तो इन दोनों के लेवल के बीच में एक हाइट डिफरेंस आ जाएगा, जिसको मैंने एच बोल दिया। हाइट डिफरेंस इन बोथ लेवल, ठीक है। एच डिफरेंस आ गया। ये जो डेंसिटी भरी हुई है लिक्विड, मैंने कहा इसकी डेंसिटी रो है। कोई भी मटेरियल भरा हो रो डेंसिटी का भरा हुआ है। इसको ओपन कर दिया हमने वाल्व में, तो ये एच मेजर कर लिया हमने कि कितना दोनों में डिफरेंस है। अब जब ये दोनों का डिफरेंस हमने मेजर कर लिया, तो अब देखो मैं एक वापस से वही बात लगाता हूं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड में इक्विलिब्रियम पर जो है नेट जो फोर्स होगा, जो नेट प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी। देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लिक्विड में लिए हैं और स्टेशनरी लिक्विड है, कोई मूवमेंट यहां पे नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा ए का और बी का जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ए का और बी का प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा। ए का प्रेशर मैं बात करूं इस पॉइंट का, ये जस्ट इस वाली गैस के कॉन्टेक्ट में होगा। यदि ये वाला इस गैस के जस्ट कॉन्टेक्ट में है तो इस गैस का प्रेशर और ए पॉइंट का प्रेशर दोनों क्या होंगे, सेम। मैंने बताया था कि कोई भी लिक्विड यदि किसी एयर के कांटेक्ट में, तो एयर का प्रेशर एज इट इज उस पर लगता है। तो वहां बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता था एयर का, लेकिन यहां गैस किसी कंटेनर में हमने गैस भरी हुई है, उसको इससे कनेक्ट किया है, तो इस ए का प्रेशर जो है वो उस गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा पी गैस इज इक्वल टू बी पॉइंट। बी पॉइंट के प्रेशर की यदि बात करें तो ये कितना होगा, देखो यहां ये ओपन है, यहां से ये क्या है, ओपन है। ओपन है तो इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नोट। तो मैं कहूंगा पी गैस विल बी इक्वल टू पी नोट, तो यहां का और एच हाइट का डिफरेंस है, तो नीचे जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा इस हाइट पे, तो रो जी इंटू एच। तो यहां से पी गैस हमें मिल सकता है, ठीक है, ये पी गैस है। लेकिन कई बार गेज प्रेशर पूछ लेता है, तो गेज प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि उस गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो पी गैस माइनस पी नोट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रो जी एच, जिसको बोल देंगे गेज प्रेशर। इसको बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए ये मेथड यूज में लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ हो, सेम चीजें यूज करते हैं, ठीक है बेटा। इस डायग्राम को बनाओ, इसको नोट कर लो, और ये मेथड इस पे क्वेश्चन में भेज दूंगा, तुम सोल्व कर लेना उनको, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको, इस डायग्राम को
स्क्रीन को पॉज कर लो एक बार और इसको कंप्लीट नोट करो बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल, बेटा पास्कल लॉ की बात करें तो ये बताता है कि जैसे किसी कंटेनर में या किसी भी वेसल में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर है, मतलब बंद कंटेनर में किसी लिक्विड को भर रखा है। अब क्या है कि किसी एक एंड पर यदि हम प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसी भी एक एंड पर किसी भी पॉइंट के प्रेशर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो वो जो चेंज इन प्रेशर है वो उस पूरे लिक्विड में बिना वैल्यू लॉस किए, मतलब पूरे लिक्विड में अनडिमिनिश्ड फॉर्म में वो पूरे के पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है। चाहे कितना ही बड़ा क्लोज कंटेनर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक बहुत लंबा पाइप है, तो 2 किलोमीटर लंबा पाइप है, दोनों तरफ से हमने बंद कर रखा है लिक्विड भर के, एक तरफ के प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है दूसरे एंड तक ट्रांसमिट हो जाएगा बिना डिमिनिश्ड हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। तो यही है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ में नोट करेंगे बेटा, दिस लॉ स्टेट्स दैट in any closed container, if pressure of any point gets changed, then this change in pressure is transmitted in all over the container या फिर कहो in all over the liquid without diminishing its value, all over the liquid without diminishing its value। मतलब किसी एक पॉइंट पर किए गए प्रेशर का चेंज बिना डिमिनिश हुए पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा, यही पास्कल्स लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा कंटेनर लेता हूं जिसमें मैंने कुछ वाल लगा रखे हैं ऐसे वाल, ठीक है। यहां हमने एक पिस्टन लगा रखे हैं जिनको मैंने फोर्स से होल्ड कर रखा है, ऐसे होल्ड कर रखा है इनको, कोई भी फोर्स लगा रखा है, ठीक है, होल्ड कर रखा है इसको। सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी क्या है, ए। अब मैंने क्या किया, इस वाले हिस्से का फोर्स एफ से बढ़ा दिया, जो भी पहले था मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ एक फोर्स इसको होल्ड कर रखा होगा, सेम हॉरिजॉन्टल ऐसे लेवल पे ऐसे है, या कैसे भी हॉरिजॉन्टल पे भी नहीं, पूरे में लिक्विड भरा हुआ बस, ठीक है। पहले इनका जो भी फोर्स था, मैंने कहा सपोज इसका था F1, इसका F2, इसका F3 और इसका F4। मैंने एक वाल्व के फोर्स को F से बढ़ा दिया, मतलब F से ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, तो यहां का जो प्रेशर है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर,
पहले तो देखो यहां का प्रेशर होगा F1 अपॉन A के इक्वल, लेकिन अब जो नया हो गया होगा वो हो गया होगा F1 प्लस F अपॉन A, नेट फोर्स अपॉन एरिया। तो चेंज कितना हुआ, F अपॉन A के इक्वल। तो ये प्रेशर हर जगह चला गया होगा, ट्रांसमिट हो गया होगा। यदि हमें इसको होल्ड करना है, इसको रोकना है, तो इस F3 को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा F, तब भी हम इसको रोक पाएंगे, क्योंकि ये चेंज इन प्रेशर एज इट इज यहां भी आ चुका है। और इतने ही एरिया में इतना ही यदि प्रेशर चेंज है तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, सेम। यदि एरिया अलग है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रेशर में चेंज क्या होगा, सेम। सेम ऐसे ही यहां भी F बढ़ जाएगा और सेम ऐसे यहां भी F बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि हम एक वाल्व के प्रेशर फोर्स को थोड़ा बढ़ाएंगे, उसके कारण उसका प्रेशर में चेंज होगा और वही सारा सब वॉल पे पास पहुंच जाएगा, सभी का प्रेशर में चेंज भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब ये जो चेंज इन प्रेशर है पूरे के पूरे लिक्विड में देखो, हर पॉइंट पर लिक्विड में फैल चुका है और हर एक पॉइंट पे प्रेशर में चेंज जो है वो क्या है, सेम। यही पास्कल फ्लो है और इसका बहुत बड़ा यूज होता है पास्कल फ्लो का। जैसे इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका एप्लीकेशन में देखते हैं, ये बना लो तुरंत जल्दी से बेटा इसको। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका यूज होता है, कैसे, इसको बिल्कुल हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है। देखो मैंने एक ऐसा कंटेनर ले रखा है कुछ ऐसे, इस तरह, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, सेम हाइट तक भरा जाएगा, ऐसा वो पूरा भर दिया। यहां भी एक पिस्टन लगा रखा है और यहां भी एक पिस्टन लगा रखा है। अब देखो सपोज यहां कोई एक वेट रखा हुआ है, या एक काम करता हूं, वेट की बजाय कुछ फोर्स मान लेता हूं, जो भी वेट रखेंगे उसका एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने कहा यहां F1 फोर्स लगाया और इसको बैलेंस करने के लिए यहां F2 फोर्स लगाया। क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया जो है वो A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। A1 बहुत छोटा एरिया है, A2 बहुत बड़ा एरिया है। F1 F2 मुझे पता नहीं, मैंने इनको होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रखे। तो यदि मैं बात करूं, दो पॉइंट हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जस्ट इनके नीचे, इसको पॉइंट को मैं बोल देता हूं A और इस पॉइंट को बोल देता हूं B। स्टेशनरी लिक्विड है, सेम लिक्विड है, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं कहूंगा PA शुड बी इक्वल टू PB, ठीक है। PA का प्रेशर कितना होगा, बाहर से एक तो लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस एक फोर्स भी लग रहा है, कितने एरिया पर, A1 एरिया पर, तो इसका होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस F1 अपॉन A1, नेट प्रेशर हो गया उसका। ऐसे इधर P0 तो एक प्रेशर सीधा लग ही रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन F2 के कारण भी एक प्रेशर लग रहा होगा, जो लग रहा होगा F2 अपॉन A2, और दोनों इक्वल हैं, P0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ गया बेटा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि F1 जो बैलेंस चाहिए मेरे को करने के लिए F2 को, वो चाहिए A1 अपॉन A2 इंटू F2, ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए A1 का जो एरिया है वो है सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 का जो एरिया है वो है सपोज 1 मीटर स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
A2 एरिया है। मैंने यहां पर एक 1000 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, 1000 kg, जैसे कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है 1000 kg। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा F2 जो है वो है 1000 kg का, मतलब 10,000 न्यूटन। कितना है? 10,000 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने। मतलब मैंने इधर 1000 kg के ऑब्जेक्ट को रख दिया। देखता हूं इस 1000 kg के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए दूसरी तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा जो उधर की तरफ फोर्स चाहिए मेरे को F1, दैट विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। तो यह आ जाएगा A1 है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और F2 जो है वो मैंने ले लिया 10,000। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हट गया, तो F1 कितना आ गया? 1 न्यूटन। मतलब सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स से इसको बैलेंस किया जा सकता है। मतलब क्या? 1000 केजी एक तरफ रखा हुआ है और दूसरी तरफ सिर्फ 1 न्यूटन, मतलब 0.1 केजी का मास लगभग। मतलब इधर 1000 केजी रखे और इधर एक 0.1 केजी रखे, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब इस 1000 केजी को होल्ड करने के लिए मैं सिर्फ अपनी एक फिंगर से ऐसे इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। उधर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसको होल्ड करने के लिए इधर मैंने सिर्फ वाले एक फिंगर लगा रखी है इसको रोकने के लिए। तो ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। इसमें ऐसा होता है, एक तरफ जिधर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है उधर हम कुछ हैवी वेट रख देते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं? लाइट वेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा रखा है। प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप का एरिया है। मैंने बताया था तुम्हें कि कंटेनर का शेप कैसा भी हो, प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। ऐसे देखो यहाँ प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा। यदि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंज करूंगा तो वो चेंज यहां तक भी लाना होगा। वो चेंज करने के लिए मेरे को फोर्स हो सकता है बहुत कम चेंज करना पड़े, क्योंकि एरिया बहुत कम है। तो ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से बेटा नोट करो, इसके डायग्राम को बनाओ, इसको नोट कर लो बेटा पूरा। टाइम हो गया है वैसे अपना, फिर भी नोट कर लिया होगा बेटा। एक जल्दी से थोड़ा सा हाइड्रोलिक ब्रेक और होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। मिटा देता हूं। हाइड्रोलिक ब्रेक, गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स सुने होंगे तुमने। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, रफ डायग्राम। ये व्हील है एक, जिसमें ये ब्रेक है, ये पिस्टन है, मास्टर पिस्टन बोल। इसमें से लिक्विड भरा हुआ है। ये जो है ये पाइप आगे कंटिन्यू होगा किसी दूसरे व्हील तक। किसी दूसरे व्हील की तरफ जा रहा है वो पाइप, और इसमें से ऐसे मैंने निकाल दिया एक, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बड़े पिस्टन से। ठीक है, यहां पिस्टन कनेक्टेड है, इसको पिस्टन P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, और ये पिस्टन ये इधर ऐसे ब्रेक लेदर जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं।
ये ब्रेक के लेदर है, ये कनेक्टेड है और इनको एक स्प्रिंग टाइप से कनेक्ट, इसमें से लिक्विड ऐसे रफ डायग्राम समझाने के लिए बनाया मैंने। देखो होता क्या है, जब हम यहाँ ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसको ब्रेक अप्लाई कर रहे थे, ये पिस्टन ऐसे मूव करता है, तो यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया डेल्टा पी, तो वो डेल्टा पी पूरे में सेम में आ जाएगी। और पिस्टन P1 और P2 पर भी डेल्टा पी प्रेशर पे चेंज लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगने के कारण थोड़ा एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे। अब देखो P1 और P2, ये जो मास्टर पिस्टन है इसका एरिया में कम रखता हूं, इसलिए ताकि डेल्टा पी के लिए मेरे को जो फोर्स लगाना पड़े, यदि एरिया कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो कम फोर्स में मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, डेल्टा पी प्रेशर ले आया। और P1 और P2 का एरिया थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, जिससे कम फोर्स यहां लगाने पर भी यहां पर जो फोर्स ट्रांसमिट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर में चेंज तो क्या होना है, सेम। यदि एरिया ज्यादा रखूंगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, डेल्टा पी F/A होगा। तो एरिया ज्यादा तो फोर्स भी हमें क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये एरिया बड़े होने के कारण ये इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये यहाँ पे ऐसे लेदर कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये ऐसे एक्सपेंड होंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये उस व्हील के साथ कनेक्ट टच में रहता है। जैसे ही उसको प्रेशराइज करेंगे, व्हील फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता रहेगा, तो इसको ब्रेक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, तो देखो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम से यदि इसको वैसे रोकते तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ बहुत कम फोर्स में इसको हमने ट्रांसमिट कर दिया इसके पास, और ये ज्यादा एरिया है। P1 and P2 have larger area than master piston. जैसे ये बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सपेंड करेगा और कांटेक्ट में आ जाएगा व्हील के साथ और उसको रोक देगा। अब देखो बीच में स्प्रिंग इसलिए लगा रखी है ताकि हम जैसे पैर हटाएं वापस से स्प्रिंग इसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाए और वापस से चलने लग जाए। दूसरे जो व्हील की तरफ ये लिक्विड जा रहा है, सेम प्रेशर में चेंज दूसरे में मिलेगा। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उसका देखो एक बहुत बढ़िया एडवांटेज क्या है, यदि मान लो गाड़ी में हम ब्रेक लगा रहे हैं, यदि ब्रेक एक पहिए पे ज्यादा लग गई और बाकी पे कम लगे तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और वो दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इसके लिए क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं इसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रेशर में चेंज करूंगा डेल्टा पी, वो जितना इसमें जाएगा वैसे उतना ही दूसरे वाले में जाएगा। डेल्टा पी प्रेशर में चेंज हर एक में क्या जाएगा, यूनिफॉर्म जाएगा, सेम जाएगा। मतलब जो हम मास्टर पिस्टन पे प्रेशर में चेंज करेंगे वो ही सेम चारों व्हील्स के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा बिना डैमेज के। अब देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन्स का वो सबका सेम रखेंगे, तो फोर्स जो लगेगा वो भी सब पे क्या लगेगा, सेम। तो इसमें अनबैलेंस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज है और कम फोर्स में ही हम ज्यादा फोर्स को ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये पास्कल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, इन सारे नोट्स को प्रॉपर बनाते रहो और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर, नाम और बैच जरूर लिख देना ताकि अटेंडेंस में काम आए। ओके, थैंक यू बेटा।